हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। अगर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि शादी करने के बाद जब डाइवोर्स लेते हैं तो उसमें बहुत सारा वक्त लगता है, तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं जिसको बोलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें आपका खर्चा कम होता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है। 4-5 अपीयरेंस में आपका जो है वो जजमेंट आ जाता है। लेकिन अगर जब आप रेगुलर डाइवोर्स में जाते हैं तो आपको बहुत बार कोर्ट में जाना पड़ता है, जज के पास जाके खड़ा होना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारा वक्त लगता है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, सामने वाला कोई आपसे लड़ने नहीं आएगा जैसे बाकी केस में होता है। आप खुद अपना प्रस्ताव रखोगे, सामने वाला उस पर लड़ेगा कि ये गलत बोल रहा है वगैरह वगैरह। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज जो है वो पेटिशनर होती है और दोनों ही चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों डाइवोर्स लेने का, और यही प्रोसेस को बोलते हैं सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई किसको होता है, व्हाट विल बी द कंडीशन टू टेक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी है जिस पे आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं। कैन अ पेटिशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट गेट्स रिजेक्टेड एंड व्हेन। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का आपने एक बार पेटिशन डाल दिया तो वो रिजेक्ट हो सकता है क्या। विच थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर डाइवोर्स, ये भी हम समझेंगे कि आपको माइंड में क्या रहना चाहिए जब आप डाइवोर्स फाइल करते हैं। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में और एक चीज़ है जो ज्यूरिडिक्शन है, आपको कौन से कोर्ट में पेटिशन फाइल करना है, इन विच कोर्ट टू फाइल द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, कौन सी कोर्ट में और कौन से ज्यूरिडिक्शन में, दोनों सवाल अलग अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पेटिशन डालनी है। इन 6 मंथ्स ऑफ इस 6 मंथ स्कूलिंग पीरियड मैंडेटरी। अभी क्या होता है आपको आगे जाके मैं समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, 6 महीने का आपको गैप मिलता है पहली तारीख और दूसरी तारीख के बीच में। मतलब आप एक बार अपीयर हो गए जज के पास, फिर 6 महीने के बाद दूसरी तारीख पड़ेगी, तो वो 6 महीना वेट करना जरूरी है क्या, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और एक रियल कोर्ट प्रोसीजर बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो किया। मैं एक वकील हूँ, मैंने अपने क्लाइंट के लिए डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो अप्लाई किया था, तो आपको मैं रियल लाइफ केस स्टडी दूंगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। कि इन अ कंटेस्टेड डाइवोर्स पेटिशन बी कन्वर्टेड इन अ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने डाइवोर्स रेगुलर डाइवोर्स जो फाइल कर दिया है लेकिन आपको फटाफट डाइवोर्स चाहिए, तो आप जो है वो रेगुलर डाइवोर्स में से म्यूचुअल डाइवोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करता है। सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट both the parties, that is husband and wife, file a divorce petition agreeing mutually under section 13B of Hindu Marriage Act 1955. Here both the parties will be called as petitioner. जनरली क्या होता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ केस फाइल करता है तो वो आदमी जिसने केस फाइल किया है वो पेटिशनर बनता है, और सामने वाला जो है वो रिस्पोंडेंट बन जाता है। या तो वो आदमी प्लेंटिफ बनेगा, सामने वाला डिफेंडेंट बन जाएगा। तो उन दोनों के नाम के बीच में वर्सेस आएगा। अभी जैसे ABC पर्सन वर्सेस PQR पर्सन, तो बीच में वर्सेस आता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करते हैं तो दोनों पार्टी पेटिशनर होती है। जी दोस्तों, दोनों पार्टी पेटिशनर होगी और दोनों के नाम के बीच में वर्सेस नहीं आता, एंड आता है। क्योंकि दोनों पार्टीज यहाँ पे एग्री है डाइवोर्स लेने के लिए, एक दूसरे से खिलाफ नहीं है, दोनों पार्टी साथ में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रही है, तो इसलिए इसको बीच में एंड लगाते हैं। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो एक फास्टेस्ट तरीका है डाइवोर्स लेने का, क्योंकि इसमें सिर्फ 4-5 डेट पड़ती है और आपका डाइवोर्स मिल जाता है। उस 4-5 तारीख के अंदर काउंसलिंग भी होती है। उसमें अगर आपका रिपोर्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है 4-5 अपीयरेंस में आपका जो है डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन जो रेगुलर डाइवोर्स होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको विटनेस लाने पड़ेंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वो अपना एफिडेविट डालेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। इट इज द फास्टेस्ट वे टू टेक डाइवोर्स because here husband and wife don't blame each other for cruelty, adultery, and no need to examine and cross-examine the witnesses, etc. They simply decide to take divorce mutually and it becomes easy for them to follow the court procedure. मतलब यहाँ पे क्या होता है, दोनों भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करती, वो दोनों एक एग्रीमेंट बना देते हैं जिसको बोलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पेटिशन, और उस पेटिशन को वो कोर्ट में दाखिल कर देते हैं।
इससे क्या होता है, दोनों एग्री कर रहे हैं तो उसमें जज को भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना एडवोकेट को दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं इसके पास से विटनेस निकालूं, इसके पास से एविडेंस डालूं वगैरह वगैरह। दोनों ही पार्टी के लिए एक ही एडवोकेट रख सकते हो आप, दो एडवोकेट रखने का जरूरत नहीं है। अगर रखा है तो भी चलता है, लेकिन जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो काफी आसान हो जाता है। दोनों का साइन होके स्टैम्प जो भी लगा के आप कोर्ट फी जो भी है भर के आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 भी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो अप्लाई होता है हिंदू लोगों को, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख, ये लोगों को अप्लाई होता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन को अप्लाई नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इन चार लोगों को ही अप्लाई होता है ये सेक्शन, सब लोगों को अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द कंडीशन टू टेक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब कोई भी आदमी मुंह उठा के जाएगा और डाइवोर्स ले लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कोई कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अभी सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं, बोथ द पार्टीज दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ हैव बीन लिविंग सेपरेटली सिंस 1 ईयर और मोर। मतलब दोनों पार्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों 1 साल से अलग रह रही है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ही आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये कंडीशन है जिससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट, जनरली क्या होता है, आदमी झगड़ा करके जाता है या फिर जो वाइफ है वो झगड़ा करके जाती है अपने हस्बैंड से, वो गुस्से में ऐसा डिसीजन ले लेती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन क्या होता है, आदमी गुस्से में डिसीजन जो ले लेता है वो उसको फिर वापिस पहले ऐसा करने में टाइम लगता है। तो इसमें कोर्ट क्या बोलती है, कानून क्या बोलता है कि 1 साल का गैप होना जरूरी है। अगर आप 1 साल का गैप रखते हो बीच में तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो इसमें आप डाइवोर्स मत डालो, आप ठंडे दिमाग से सोचने का आपको टाइम मिलता है, इसलिए आपको 1 साल दिया गया है। अगर वाकई में लगता है 1 साल बाद भी कि हम साथ में नहीं रह सकते, फिर आप डाइवोर्स जो है वो फाइल कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। एंड नॉट एबल टू लिव टूगेदर। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 साल से वो लोग अलग रह रहे हैं, ठीक है, 1 साल से वो अलग रह रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं लग रहा है उन लोगों को। इससे क्या होता है कि आपको श्योरिटी आ गई है कि अभी साथ में एज अ हस्बैंड वाइफ रह नहीं सकते, फिर आप डाइवोर्स डाल सकते हैं। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, सुरेश वर्सेस ओम प्रकाश। इवन इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टूगेदर इन द सेम हाउस but there is no bond and connection between them as a husband and wife, still it is considered as a living separately। यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हैं, मतलब हस्बैंड अपने घर पर रह रहा है, वाइफ अपने मायके चली गई है, 1 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, उस दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। तो यहां पे ऐसा मतलब होता है कि दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। लेकिन ये केस लॉ क्या बोलता है, जिसमें कोर्ट ने ये बोला है कि इवन इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टूगेदर, मतलब एक ही घर में रह रहे 1 साल से, इन द सेम हाउस, बट देर इज नो बॉन्ड एंड कनेक्शन बिटवीन देम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, स्टिल इट इज कंसिडर एज अ लिविंग सेपरेटली। मतलब एक ही घर में रह रहे, रोज थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन 1 साल से अलग रह रहे, भले एक ही घर में है, घर की जो छत है वो एक ही है और घर भी एक ही है, लेकिन फिर भी अलग रह रहे हैं, तो ये भी माना जाए, तो इसको भी 1 साल का सेपरेशन माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग घर में रहो, ये केस लॉ आपके अपने काम आ सकता है। ये डिसाइड करने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों भी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के पास जा सकते हैं। इसमें आपको एक दूसरे के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करना है, छोटे मोटे झगड़े बता देने हैं कि दोनों साथ में नहीं रह सकते वगैरह वगैरह, और आपको डाइवोर्स जो है वो 4-5 तारीख के अंदर मिल जाता है। दैट कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट एंड देयर शुड बी नो एनी फोर्स एक्सेट्रा एंड सच कंसेंट शुड कम फ्रॉम साउंड माइंड ओनली। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि आप अगर हस्बैंड है, आप अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकते आप कि मुझे डाइवोर्स चाहिए करके। दोनों का एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों मैच्योर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। हाँ, कोई अगर ऐसा है कि कोई सेंस में नहीं है, अपने होशो आवाज में नहीं है, और ऐसे होशो आवाज में नहीं होने के कारण कंसेंट दे दिया, तो वो कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता। दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, दोनों को अपना डिसीजन है वो समझ में आना चाहिए कि मैं डाइवोर्स ले रहा हूं या डाइवोर्स ले रही हूं, तो ही इसको वैलिड कंसेंट माना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया डाइवोर्स की कौन सी कंडीशन होती है। सबसे पहले तो 1 साल से ज्यादा का सेपरेशन होना चाहिए। दूसरा है दोनों पार्टी फिर उसके बाद डिसीजन लेगी, और वो जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट होना चाहिए, मेच्योरिटी के साथ और विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। मतलब आप अपनी पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू मुझे डाइवोर्स दे। अब बात करते हैं कैन अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट गेट्स रिजेक्टेड एंड व्हेन। तो बात करते हैं यस, रिजेक्ट हो सकता है।
इसका भी एक कारण है। देखो आगे जाके मैं आपको ये सारी बात क्लियर करूंगा, लेकिन जब डाइवोर्स फाइल होता है ना तो आपको सबसे पहले तो एक पिटीशन डालना होता है। उस पिटीशन को डालने के बाद आप जज के पास खड़े होगे। जज क्या करते हैं, 6 महीने की तारीख देता है और टोटल आपके पास 18 मंथ होते हैं। उस 18 मंथ के अंदर आपको वापस दूसरा पिटीशन डालना है, जिसको बोलते हैं एफिडेविट ऑफ, जिसको बोलते हैं क्लेम एफिडेविट, या तो बोलते हैं सेकेंड मोशन एफिडेविट। अगर वो आप नहीं डालते हो तो आपका पिटीशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। पार्टीज जो है वो 1 साल से तो अलग रह रही है, ठीक है। अभी जैसे मान लो एक तारीख है 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023, मतलब 1 साल का सेपरेशन हो गया। चलो आपकी कंडीशन वैलिड है, अब आप डाइवोर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आफ्टर 1 year they filed divorce by mutual consent petition and first date to appear before the judge is 1 जनवरी 2024। हालांकि इसको ड्राफ्टिंग करने में टाइम लगता है, मैं आपको सिर्फ तारीख समझने के लिए दे रहा हूं। क्या तुरंत आप डाइवोर्स फाइल नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझने में और ड्राफ्ट करने में टाइम लगता है, एडवोकेट को भी। तो समझो पहली तारीख है, आप तो 1 जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आप अलग रह रहे हो, तो आप डाइवोर्स फाइल करोगे। अब आपके डाइवोर्स आपने फाइल कर दिया और जज के पास आपकी तारीख है 1/1/2024। उसके उस तारीख को आपको जज के पास पहुंच जाना है कोर्ट में, और जज वो पिटीशन पढ़ेगा। अ मैंडेटरी कूलिंग पीरियड ऑफ 6 months विल बी पास्ड, दैट इज फ्रॉम 1/1/24 से लेके 1 जून 2024 तक। प्लीज नोट 6 month कूलिंग पीरियड कैन बी ऑल्सो रिमूव, दैट डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी। यहां पे क्या होता है, आप पहली तारीख आप जज के पास गए, जज ने आपका पिटीशन पढ़ा कि क्यों अलग रह रहे वगैरह वगैरह आपको, और दूसरी तारीख आपको 6 महीने बाद की देंगे। तो उस 6 महीने में आप वो कूलिंग पीरियड होता है, आपको वापस सोचने का मौका दिया जाता है कि मैं डाइवोर्स ले रहा हूं या डाइवोर्स ले रही हूं, वो बराबर है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी वाइफ को या मुझे अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, तो आप जो है वो वापस जो है ये पिटीशन को रिमूव कर सकते हैं और आप एज ए हस्बैंड वाइफ फ्रीली रह सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है 6 महीने बाद कि नहीं पॉसिबल नहीं है साथ में रहने का और डाइवोर्स के लिए प्रोसीड करना है, तो आप जो है वो सेकेंड मोशन डाल सकते हैं। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 month और विद इन द 18 month फ्रॉम द फर्स्ट डेट, दैट इज 1/1/24 से लेकर पार्टीज हैव टू फाइल सेकेंड मोशन एफिडेविट इन कोर्ट। आफ्टर दैट कोर्ट कैन पास अ डाइवोर्स डिक्री। अब मैं आपको वापस समझाता हूं। एक तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो 1 साल से अलग रह रहे हैं। 1 साल खत्म होने के बाद आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो पिटीशन कोर्ट में देना है, और कोर्ट में एक तारीख मिलेगी आपको कि उस तारीख में आपको कोर्ट के पास जाना है। जज आपका केस पढ़ेगा और 6 महीने बाद की तारीख देगा, दूसरी तारीख जो है 6 महीने बाद देंगे। मतलब आज एक तारीख है, आप केस कोर्ट में खड़े हो जज के पास, दूसरा तारीख आपका 6 महीने बाद का मिलेगा। महीना थोड़ा आगे पीछे होता है, डिपेंड होता है कि कोर्ट के पास कितनी अर्जेंट मैटर पड़े, तो वो हिसाब से तारीख मिल जाती है। तो उस 6 महीने के बाद मतलब आपके पास पहली तारीख और दूसरी तारीख में 6 महीने का गैप है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये 6 महीने में आपको सोचना है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं डाइवोर्स लेने के प्रोसीजर में। क्या मुझे डाइवोर्स देना चाहिए या डाइवोर्स लेना चाहिए, दोनों ट्राई करो साथ में रहने का। नहीं रह पाते तो आप सेकेंड मोशन डाल सकते हो। सेकेंड मोशन कब डालना है, 6 महीने बाद आप डाल सकते हो, और टोटल 18 महीने के अंदर आपको डालना है। अगर आप 18 महीने के अंदर सेकेंड पिटीशन यानी कि जो क्लेम एफिडेविट है, जिसको हम सेकेंड मोशन एफिडेविट भी बोलते हैं, वो अगर आप नहीं डालते हो तो आपका जो पिटीशन वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हस्बैंड और वाइफ इन एनी ऑफ देम डिसाइड नॉट टू गो विद द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 महीने का टाइम आपको दिया जाता है 2 तारीख के बीच में। एक तारीख आप जज के पास खड़े रहे, दूसरी तारीख आपको 6 महीने बाद की मिलेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये 6 महीने में आपको डिसाइड करना है कि आपको डाइवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। अभी दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी डिसाइड करती है कि मुझे नहीं डाइवोर्स नहीं देना है मेरी वाइफ को, मैं उसको संभाल के रख सकता हूं, तो वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और पिटीशन को जो रिमूव कर सकता है, या तो उसका एक अलग, हर कोर्ट का एक अलग प्रोसीजर होता है। तो ऐसे में पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। यहां तक मैंने आपको क्लियर किया कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी पिटिशनर होती है, क्या उसके कंडीशन होते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट
टॉपिक की जिसको बोलते हैं विच थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। मतलब जब आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अप्लाई करते हैं तो आपको कौन सी चीज जो माइंड में रखनी है अप्लाई करने के टाइम पे या अप्लाई करने के बाद भी। सबसे पहली कंडीशन ये है विथ वूम द चाइल्ड विल स्टे। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का कोई बच्चा भी है तो डाइवोर्स के बाद वो किसके पास रहेगा। ये सारी चीजें आपको डाइवोर्स फाइल करने से पहले ही सोचनी है आपको, या ड्यूरिंग द प्रोसेस भी आप सोच सकते हैं। मतलब आपने एक बार डाइवोर्स फाइल कर दिया, डाइवोर्स की प्रोसीजर चालू है कोर्ट में, पहली तारीख बीती, फिर 6 महीने का टाइम है, फिर दूसरी तारीख आएगी, फिर तीसरी तारीख आएगी, तो उस दरमियान भी आप सोच सकते हो। क्योंकि आपको जब एफिडेविट ऑफ क्लेम डालोगे या तो सेकेंड मोशन एफिडेविट डालोगे, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि जो बच्चा है वो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रह सकता है, और उसकी परवरिश में बीच बीच में साल में एक आध बार दो बार सामने वाला जो बंदा या वाइफ या हस्बैंड है वो उसको मिलने आया जाया करेगा, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली वो उसका ही बच्चा है, भले अलग रह रहे लेकिन बच्चा तो उसका ही है, तो मिलने भी आ सकता है। लेकिन हाँ, ऐसी कंडीशन रखनी है कि बच्चे को मिलने आप नहीं आओगे, तो ऐसा भी लिखना है कि बच्चा जो है वो सिर्फ वाइफ के पास रहेगा, हस्बैंड उसको मिलने नहीं आएगा। या तो बच्चा जो है वो सिर्फ हस्बैंड के साथ रहेगा, वाइफ उसके मिलने नहीं आएगी। लेकिन जनरली जो कोर्ट क्या डिसाइड करती है, बच्चा जो है वाइफ के पास रहे, क्योंकि जो मदर है वो बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाती है। इफ दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन देन इन सच केस इट बिकम्स इजी फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज टू डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर बच्चा है ही नहीं तो सोचने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इमोशनल डिसीजन लेने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा है ही नहीं। और आजकल क्या करते हैं लोग, शादी करते हैं तो बच्चा इतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ऐसा परिस्थिति आई कि डाइवोर्स लेना है तो फिर बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए लोग वेट करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, अगर बच्चा हो जाता है तो भी कोई बात नहीं था आपको, लेकिन थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो डाइवोर्स के बाद किसके पास रहेगा, पापा के साथ या मम्मी के साथ। सेकेंड पॉइंट ये है, हस्बैंड एंड वाइफ शुड टेक ऑल देयर बिलोंगिंग्स फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, if the wife brings any furniture, jewelry or any other things to husband's house, then the wife will take away all her belongings with her। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब एक लड़की शादी करके हस्बैंड के घर जाती है तो वो बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, अंगूठी है, गले का चेन है, फिर कोई फर्नीचर हो गया, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, फिर कोई महंगे महंगे कपड़े हैं जो वाइफ लेके आती है घर से। डाइवोर्स के बाद वो सारी चीजें अपने मायके लेके जाएगी, हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप जब सेकंड मोशन, जो 6 महीने के बाद जो आप एफिडेविट डालोगे ना, क्लेम एफिडेविट, जिसको सेकंड मोशन एफिडेविट भी बोलते हैं, उसमें आपको लिखनी है कि वाइफ को जो है वो ये सारी चीजें मिल चुकी है हस्बैंड से, या तो फिर डाइवोर्स के बाद वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के घर से उसकी जितने भी चीजें, जैसे उसकी ज्वेलरी है, उसके कपड़े हैं, वो वाइफ जो है, जो लेडीज है, वो अपने चीज जो है वो मायके लेके जाएगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव जॉइंट ओनरशिप इन एनी प्रॉपर्टी देन इन सच केस दे हैव टू डिसाइड फ्यूचर प्लान्स फॉर देयर प्रॉपर्टी सच एज सेलिंग एंड शेयरिंग 50-50 प्रॉफिट एक्सेट्रा। अभी क्या होता है मालूम है, हस्बैंड और वाइफ का शादी हो गया और समझो 5 साल हो गया, 5 साल से वो लोग साथ में रहते हैं, फिर एक ऐसा एक दूसरे से कंटाल गए और डाइवोर्स के बारे में सोच लिया, और वो लोग ने डिसाइड किया कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेना है। अब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का कंडीशन क्या है कि 1 साल का गैप होना चाहिए, और 1 साल तक आपको वेट करना है शादी के बाद। शादी हो गया आज, आपको 1 साल तक रुकना है। अगर फिर भी कोई माइंड उन लोग का मैच नहीं हो रहा, या फिर दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा, तो आप डाइवोर्स ले सकते हो 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें 5 साल तक उन लोग शादी में रहे, 5 साल के बाद झगड़े होने शुरू हो गए, ये वो छोटा मोटा, तो उसके बाद उन लोगों ने डाइवोर्स का सोच लिया। अभी 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, दोनों कमा रहे थे, दोनों ने साथ में पैसे जोड़ के प्रॉपर्टी खरीद ली जॉइंट में, तो डाइवोर्स के बाद उस प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन? खाली हस्बैंड नहीं संभालेगा, दोनों भी संभालेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ जो है वो प्रॉपर्टी हस्बैंड को बेच दे, या हस्बैंड की प्रॉपर्टी पूरी वाइफ को बेच दे, फिर वाइफ जाने और उसका काम जाने, फिर हस्बैंड को लेना देना नहीं है। या फिर वाइफ अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड को बेच देगी। जनरली क्या होता है, लोग जो 50-50 रखते हैं, प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं और 50% प्रॉफिट बांट लेते हैं, 50% हस्बैंड रखेगा, 50% वाइफ रखेगी। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, डिपेंड होता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस है, मैं जो लिख रहा हूं वही होगा कंडीशन में, ऐसा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं, इन व्हाट जुरिसडिक्शन कैन दे फाइल डाइवोर्स पिटीशन। मतलब यहां पे मैं आपको बताता हूं
प्लेस ऑफ मैरिज जहाँ पे शादी हुआ, अभी जैसे मुंबई में शादी हुआ है, मुंबई में XYZ प्लेस पे, तो XYZ प्लेस पे जो कोर्ट आती है या फिर जो जुडिशन मतलब जो कोर्ट आता है वहां पे वो केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा है प्लेस ऑफ हस्बैंड डिसाइडिंग इफ द वाइफ इज लिविंग सेपरेटली। मतलब अभी एक केस था मेरे पास जिसमें वाइफ जो है वो दुबई में रहती थी और हस्बैंड जो है वो मुंबई में रहता था। तो मुंबई में केस फाइल हुआ था। हाँ, वाइफ ने जो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जज से बात की थी और वो काउंसिलर जो है उससे बात की थी। तीसरा पॉइंट है हस्बैंड और वाइफ लास्ट डिसाइडेड। मतलब शादी के बाद जब जो लड़की है वो हस्बैंड के घर आती है, फिर उसी घर में झगड़ा वो वापस मायके चली गई, तो उस वो जो घर था हस्बैंड का, जिस घर पे शादी के बाद लड़की आई थी रहने को, उस जुरिडिक्शन में जो कोर्ट आता है वहां पे आपको केस फाइल करना है। तो ये 3 बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इन विच कोर्ट टू फाइल डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। कौन सी कोर्ट में आपको केस दाखिल करना है डाइवोर्स का। सबसे पहले तो एक फैमिली कोर्ट होती है, वहां पे आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे सारे केसेस जाते हैं। तो आप फैमिली कोर्ट में जा सकते हो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करने के लिए, या फिर अगर आपको रेगुलर डाइवोर्स भी फाइल करना है तो भी आप फैमिली कोर्ट में जा सकते हो। दूसरा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इज 6 मंथ कूलिंग पीरियड मैंडेटरी इन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये बहुत बड़ा सवाल होता है दोस्तों, खास करके जो यंग एडवोकेट्स है उनके पास से। और कभी कभी पार्टीज को भी ऐसा डाउट आता है कि 6 महीना जरूरी है क्या रुकना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोनों को साथ में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में इतने झगड़े होते हैं कि वो लोग साथ में रह ही नहीं पाते, वो लोग को डिप्रेशन हो जाता है। तो वो लोग सबसे पहले मेरे को यही सवाल पूछते हैं कि 6 महीना साथ में रहना जरूरी है या नहीं। तो इसका जवाब है 6 महीना साथ में रहना कंपलसरी। 6 महीने का कूलिंग पीरियड को फॉलो करना जरूरी नहीं है, नहीं होता। आपको मैं एक इसका केस लो देता हूं, अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर। Supreme Court said that a compulsory cooling period of 6 months will create unnecessary burden on parties as they don't want to stay together and they have already settled their issues. Hence, the cooling period of 6 months for divorce was waived off and divorce decree was passed. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको वीडियो के पहले समझाया स्टार्टिंग में कि पहली तारीख आती है, उसके बाद जज दूसरी तारीख 6 महीने के बाद देते हैं, ताकि आपके पास 6 महीना रहे अपने डिसीजन को वापस सोचने में कि मैं बराबर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, डाइवोर्स ले रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये केस है अमरदीप वाला, उसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर वो लोग का ऑलरेडी माइंडसेट फिक्स हो गया है कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए, मेरे को उसके साथ नहीं रहना है, तो 6 महीना वेट करना कंपलसरी नहीं है। यह आपको एग्जाम में भी आएगा, अगर आप केस फाइल करते हो तो उसमें भी आपको ये केस लो ध्यान में रहना चाहिए कि आपको साथ में रहना 6 महीना कंपलसरी वेटिंग पीरियड नहीं है, वो कंपलसरी नहीं होता, आप उसको वेव कर सकते हो, लेकिन उसको हटाने के लिए आपके पास अर्जेंसी होनी चाहिए। अब अर्जेंसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको जज के पास जाना है और 6 महीने को हटाने का एक एप्लीकेशन आता है, वो देना है। उसमें लिखना है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों भी पेटिशनर है, हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत झगड़े होते हैं, मारपीट भी होती है वगैरह वगैरह, और हमको आप अभी जैसे अर्जेंसी ये होती है कि जैसे आउट ऑफ इंडिया जाना है जॉब के लिए, या तो फिर दूसरी शादी करनी है वगैरह वगैरह, या फिर कोई और काम है आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे सारे कंडीशन जो है वो आप बता सकते हो जज को, और जज को लगता है कि भाई आपको 6 महीना को हटाना चाहिए, तो ऐसे में जज जो है वो 6 महीने का कूलिंग पीरियड हटा सकता है। और पहली तारीख और दूसरी तारीख के बीच में 6 महीने का पीरियड हट जाता है और कुछ नजदीक वाली तारीख दे देंगे। पहले क्या होता था, पहली तारीख के बाद 6 महीने के बाद दूसरी तारीख मिलती थी। अब ये 6 महीना कंपलसरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये केस में। कौन से केस में, अमरदीप वर्सेस हरविंद। तो 6 महीने का गैप कम हो जाएगा और 1-2 महीने में आपको तारीख मिल जाएगी। तो आपको उस नजदीक वाले समय में सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। सेकंड मोशन एफिडेविट हालांकि आपका एडवोकेट कर देगा, क्लेम एफिडेविट और जिसको सेकंड मोशन एफिडेविट भी बोलते हैं, वो तैयार करके आपको कोर्ट में जाना है और आपका जो डाइवोर्स डिक्री जो पास हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये रियल लाइफ केस जो है वो प्रोसीजर है। मैंने खुद अपने केस में सॉल्व किया था जब मैं किसी पार्टी के लिए ये केस फाइट कर रहा था। अब ये रियल लाइफ केस प्रोसीजर में चालू करता हूं। वन पार्टी सेंड डाइवोर्स नोटिस टू अदर पार्टी, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड सेंड लीगल नोटिस टू वाइफ स्टेटिंग that he want to file divorce by mutual consent under section 13B of
हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने सबको पता होगा कि कोई भी लीगल केस चालू होता है तब एक पार्टी दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस भेजती है। अभी समझो ये एक लीगल फर्स्ट पार्टी है, उसने सेकंड पार्टी को नोटिस भेजा, लीगल नोटिस, कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। या तो ये वाइफ भी भेज सकती है, वाइफ अपने हस्बैंड को भेज देगी कि मुझे डाइवोर्स लेना है। अब ये नोटिस जो है वो बाय पोस्ट वाइफ अपने हस्बैंड को भेजेगी, स्पीड पोस्ट हो गया, ठीक है। या तो रेगुलर पोस्ट से भी आप भेज सकते हो, जिसको हम टपाल बोलते हैं, इंडियन पोस्ट सर्विस एक्ट। सर्विस जो है इंडियन पोस्ट से आप वो एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हस्बैंड या अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को भेज सकती है नोटिस। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है, बोथ पार्टीज एग्रीज एंड दे म्यूचुअली फाइल अ डाइवोर्स पिटीशन स्टेटिंग दैट दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा स्टेप ये है कि अभी समझो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बता दिया या हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बता दिया कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए। बाद में क्या हुआ, दोनों ने एक मीटिंग की साथ में, दोनों अपने फैमिली मेंबर को भी लेके आए और एक किसी होटल वगैरह में मिल लिया कि भाई डाइवोर्स लेते हैं, चलेगा। फिर वो लोग ने एक वकील को अप्रोच किया, वकील ने टाइप वर्ड फाइल पे पूरा डाइवोर्स पिटीशन तैयार कर दिया, जिसको बोलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। उसका प्रिंट लेके आपको कोर्ट में जाना है, आपका वकील भी साथ में रहेगा, उधर आपका कोई क्लर्क रहता है वो भी कर सकता है फाइलिंग। फाइल कर दिया आपने, ठीक है। उसमें लिखना पड़ता है कि हम हस्बैंड वाइफ है, साथ में नहीं रह पाते सो एंड सो रीजन की वजह से। आफ्टर दिस all the errors and objection raised by the department should be removed by the advocate or clerk। कैसा होता है, अभी आपने पिटीशन फाइल कर दिया कोर्ट में, वो पिटीशन है वो डायरेक्ट जज के पास नहीं जाता, आप वो पिटीशन जो है वो डिपार्टमेंट में जाता है, और डिपार्टमेंट वाला जो आदमी होता है या फिर कोई मैडम रहती है, वो अपना पिटीशन पूरा चेक करेगी, नाम बराबर है कि नहीं, ज्यूरिडिक्शन बराबर है कि नहीं, ये क्लोज डाला है कि नहीं डाला अकॉर्डिंग टू ये सेक्शन, ज्यूरिडिक्शन का पैराग्राफ बराबर है कि नहीं, कोर्ट फी बराबर भरी है कि नहीं भरी है। और अगर कोई भी चेंजेस रहते हैं छोटे बड़े तो वो आपको उधर ही बता देंगे, या तो फिर बड़ा चेंजेस है तो वो लोग बोलेंगे कि भाई आप 10 दिन बाद आके देख लो करके। तो ऐसा सारा करेक्शन हो जाता है। उसके बाद ऑल द करेक्शन शुड बी साइन बाय द इनिशियल ऑफ द एडवोकेट। मतलब क्या होता है, उसमें आपको जाने का, पार्टीज को जाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्शन के लिए। जो एडवोकेट होता है वो भी जा सकता है, वो अपना करेक्शन कर देगा छोटा मोटा। अभी जैसे आपका नाम है ABC, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक में AQC हो गया, तो उसको Q निकाल के ABC B ऐड करना पड़ेगा, और वहां पे B के बाद बाजू में साइन करनी पड़ेगी कि हाँ ये मैंने ही करेक्ट किया है, कोई तीसरे बंदे ने करेक्ट नहीं किया है, वहां पे मेरा इनिशियल रहेगा साइन का। तो ये एक चीज हो गया। आफ्टर फाइलिंग डाइवोर्स पिटीशन, लॉजिंग और टेम्पररी नंबर विल बी गिवन। यहाँ पे क्या होता है, आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हो, आपको एक टेम्पररी नंबर मिला जाता है। अब ये जो ब्लू कलर का जो फॉन्ट का कलर ना, वो रियल लाइफ है, या ऊपर का जो ब्लैक था वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये जो ब्लू वाला है वो रियल है। हालांकि ये ऊपर का पॉइंट्स भी मैंने खुद अपने लैंग्वेज में बनाए हैं, तो ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं आफ्टर फाइलिंग डाइवोर्स, मतलब यहाँ पे अब मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल बताता हूँ। आफ्टर फाइलिंग डाइवोर्स पिटीशन, लॉजिंग नंबर विल बी गिवन। लॉजिंग मतलब क्या होता है, टेम्पररी कच्चा नंबर बोलते हैं जिसको, ठीक है। कच्चा नंबर मिलने के बाद पार्टीज एंड एडवोकेट नीड्स टू चेक इन ई कोर्ट ऐप। ई कोर्ट का एक ऐप आता है जो आपको हर मोबाइल पे होता है, वो वेदर द परमानेंट पिटीशन नंबर, कोर्ट नंबर इज डेट कोर्ट रूम नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस एक्सेट्रा इज गिवन और नोट। यूजुअली दिस टेक मिनिमम 1 मंथ। अब ये जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया ना कि पार्टीज एंड एडवोकेट नीड्स टू चेक द ई कोर्ट ऐप, ये हर कोर्ट का अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वही हर कोर्ट में अप्लाई होगा पूरी इंडिया में। मैं जो है वो सिर्फ मुंबई के कोर्ट की बात कर रहा हूँ। पार्टीज एंड एडवोकेट्स नीड्स टू चेक इन देयर ई कोर्ट ऐप वेदर द परमानेंट पिटीशन नंबर और कोर्ट रूम नंबर, कोर्ट रूम मतलब जिस कोर्ट रूम के अंदर जज बैठता है। अब कोर्ट जो है वो एक बड़ा बिल्डिंग होता है, समझो 5 माले का बिल्डिंग है कोर्ट का, और हर फ्लोर पे समझो 4 कोर्ट है, तो उस कौन से फ्लोर पे कौन सा कोर्ट रूम नंबर, जैसे बिल्डिंग में होता है ना A506 A507, तो वैसे कोर्ट रूम नंबर होता है, कोर्ट रूम नंबर 1, कोर्ट रूम नंबर 2, 3, 4, तो ऐसा कोर्ट रूम नंबर मिलता है। डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस मतलब यहाँ पे पार्टीज को कब कौन सी तारीख को अपीयर होना है वो भी आपको जरूरी है जानना, और ये जो प्रोसेस होने में 1 महीने का टाइम लगता है। बट अभी ये 1 महीने मैंने आपको पहले बताया कि 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज लिख रहा हूं, बट एडवोकेट कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट चेकिंग ऑफ पेपर्स
एन अर्जेंट नंबरिंग ऑफ द पेटिशन आफ्टर शोइंग द अर्जेंसी इन द मैटर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया, हस्बैंड और वाइफ को आउट ऑफ इंडिया जाना है नौकरी के लिए या फिर कोई पर्सनल काम की वजह से, तो वो हम पेपर पे एक फोर साइज का पेपर लेने का, उसमें पेन से भी लिख सकते हो कि हस्बैंड या वाइफ को, दोनों में से किसी एक को या तो दोनों को भी डाइवोर्स के बाद आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो डाइवोर्स प्रोसीजर जल्दी खत्म करनी है। इसके लिए आप पेपर को फटाफट चेक करो। ये आपको डिपार्टमेंट में देना है, जज को नहीं। अभी जज के पास मैटर पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट एक कच्चा नंबर मिला है, उसके बाद पेपर को फटाफट जो डिपार्टमेंट चेक करके जज के पास भेजेंगे, तो डिपार्टमेंट में जाके आपको देना है कि अर्जेंसी है, थोड़ा फटाफट काम करो। उसके बाद आपको कोर्ट फी पे करनी है। जनरली 100 रुपया लगता है, एक स्टिकर आता है कोर्ट फी का, 5-5 का आप ले सकते हो, या 10-10 या 20-20 का भी कोर्ट फी आता है। जैसे 10 का नोट कैसे होता है बड़ा, ऐसे छोटा बन के एक कोर्ट फी स्टैंप आता है। वो आपको केस का जो पेटिशन होता है उसके पीछे जो डॉकेट होता है वहां पर आपको गम लगा के चिपका देना है उसको। नोट, ये बहुत जरूरी है, इफ वन ऑफ स्पाउस इज रिसाइडिंग इन इंडिया एंड अनदर स्पाउस इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, देन इन सच केस divorce petition, affidavit and power of attorney should be affirmed by Indian embassy in that country। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया था, वाइफ जो है वो दुबई में रहती थी और हस्बैंड जो है वो मुंबई में रहता था, और वो दोनों 2-3 साल से अलग रह रहे थे, ना कोई कम्युनिकेशन हो रहा था, ना कोई चीज हो रही थी। तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेना है। अभी प्रॉब्लम ये थी, वाइफ जो दुबई में रहती है और वहां मुंबई में वो आई नहीं है कभी भी, वो केस मैंने चलाया था पूरा। तो इसमें क्या होता है, आप वाइफ जो है वो अपना जो यहाँ से हम लोग एफिडेविट और पेटिशन डालते हैं, वो पेटिशन को वहाँ पे ईमेल कर दिया था। वो जो वाइफ थी उसने प्रिंट आउट लिया A4 पेज पे, उसने अपना साइन करके पीछे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाद में पासपोर्ट जो है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सारा चीज़ें स्टेपल मार के वहाँ पे दुबई में एक इंडियन एम्बेसी होती है जहाँ पे स्टैंप वगैरह लगता है, वहाँ पे इंडियन लोग होते हैं एम्बेसी में। तो वो लोग ने स्टैंप मार के, वो जो वाइफ थी उसने बाई कुरियर हमको भेजा था, क्योंकि उसमें ओरिजिनल साइन और स्टैंप होता है। तो उसने कुरियर आते आते ही 10 दिन लग गया था। जैसे ही वहाँ पे कुरियर आया, मैंने उसको ओपन किया, उसमें हस्बैंड का साइन लिया और फिर वो केस जो है वो फाइल किया था। वो पेपर कौन कौन से थे, एफिडेविट है, पावर ऑफ अटर्नी हो गया। लेकिन अगर वाइफ दुबई में रहती है, लेकिन फिर भी मुंबई में कोई वाइफ की तरफ से होना चाहिए, तो वो वाइफ जो है वो किसी को भी पावर ऑफ अटर्नी अपॉइंट कर सकती है। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पे एडवोकेट बनाएगा, वो वापिस उसको, क्योंकि उसमें स्टैम्प पेपर लगता है ना, तो वो स्टैम्प पेपर लगा के वापिस दुबई में कुरियर किया, वाइफ ने साइन किया, इंडियन एम्बेसी से स्टैम्प मरवाया, जो भी पावर ऑफ अटर्नी था और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड वगैरह, वापस कुरियर करके भी उसमें 10-12 दिन लग गए। तो ये सारा जो बंच है वो जमा करके कोर्ट में देना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी आउट ऑफ इंडिया रहती है, तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत जरूरी है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द डाइवोर्स पिटीशन, एडवोकेट हैज टू टेक परमिशन ऑफ द फैमिली कोर्ट टू file it through the power of attorney holder. After this filing will be completed, if any of the spouse is living out of India, then this step needs to be followed। मतलब ये जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया ना, ये नोट से लेके फॉलो आउट तक, ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों में से कोई एक पार्टी आउट ऑफ इंडिया रहती है। अगर आप भारत में ही कहीं रहते हो तो आप फ्लाइट पकड़ के आ सकते हो फटाफट, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो नौकरी करती थी वहां पे दुबई में, तो वो छोड़ के इधर आना हो, फिर वो तब तक नौकरी भी चली जाएगी। तो इसमें क्या होता था, वो लड़की ने यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी अप्लाई कर दिया, जो भी एम्बेसी से स्टैम्प मरवाना था वो सारा मरवा के इधर हम लोग ने केस प्रोसीड करवा दिया था। लेकिन हाँ, जब बीच में काउंसलिंग हुआ था तो वो उन्होंने कॉल किया था, वीडियो कॉल, तो वाइफ ने जो दुबई में बैठे बैठे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया था। अब मैं आपको, an application through video conferencing should be permitted by the court in such situation। मतलब जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि वाइफ जो वो दुबई में रहती है, वो बार बार इंडिया नहीं आ पाएगी, है ना, केस चलाने के लिए। तो क्या होता है, और केस जो वो 1 तारीख नहीं होती, 5-6 तारीख गिरती है, तो वापिस आएगी जाएगी, तो उसमें खर्चा भी बहुत होगा और वो थक भी जाएगी। तो वो पावर ऑफ अटर्नी अप्लाई यहाँ पे कर सकती है। पावर ऑफ अटर्नी का बेसिकली कोई काम नहीं होता, सिर्फ साइन वगैरह छोटा मोटा कर सकता है, लेकिन जो पेटिशन है उसमें वो वाइफ का ही साइन लगता है। तो इसके लिए ये कुरियर से भेजो, फिर वहाँ की दुबई में जो इंडियन एम्बेसी है
या क्योंकि वाइफ दुबई में रहती थी, अगर अमेरिका में है तो वहाँ से आपको स्टैम्प मरवा के लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो कुरियर में 1 महीना चला जाएगा। आप भेजोगे, वो साइन करके वापस कुरियर से भेजेगी, वो 10 दिन पकड़ो, फिर छोटा मोटा और कुछ कागज है वो भेजो, वापस इधर लाओ, वगैरह वगैरह। Once the petition is filed and all the above formalities are completed, parties with their advocate will appear in front of the judge. Judge will read the petition and ask some basic questions to both the parties, such as why you want to file divorce, why are you staying, where are you staying, full names, एज क्या है, एक्सेट्रा। मतलब वो जज जो है वो एक बार दोनों पार्टी के फेस टू फेस देखेंगे। अगर दोनों पार्टी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी ला सकते हो। कोई जैसे मैंने आपको दुबई वाला एग्जांपल दिया, तो जज जो है वो अपनी आंखों से दोनों पार्टी को देखेगा कटघरे में। जज वो पिटीशन पढ़ेगा, फटाफट पूछेगा कि क्यों डाइवोर्स फाइल करना है, क्यों साथ में आपको नहीं रहना है, आप दोनों का पूरा नाम क्या है, पूरा एड्रेस क्या है, क्या उम्र है, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। और ये जो डाइवोर्स का जो फैसला है वो आपने अपने होशो हवस में लिया है क्या। तो दोनों पार्टी बोलेगी हाँ हमको डाइवोर्स करना है और ये हमारा फाइनल डिसीजन है और ये हम हमारे होशो हवस से बोल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इफ द जज थिंक्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, देन जज विल ट्रांसफर दैट पिटीशन फॉर काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है। काउंसलिंग में 2 तारीख पड़ती है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, पहली तारीख और दूसरी तारीख के बीच में 6 महीने का अंतर होता है, ठीक है। अब ये 6 महीने के अंदर 2 छोटी छोटी तारीख पड़ती है, उसको बोलते हैं काउंसलिंग की तारीख। मतलब यहाँ पे इस तारीख में आपको जज के पास नहीं जाना, आपको काउंसलर के पास जाना है। उसी कोर्ट के बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा होता है, वहां पे काउंसलर जो थर्ड पार्टी होती है वो बैठती है और दोनों हस्बैंड और वाइफ को प्राइवेट में पूछती है। वहां पे एडवोकेट को जाना अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो एंड आफ्टर अभी ऐसा 2 बार होगा, ठीक है। कोर्ट का जो मेन तारीख है जिसमें पार्टी जज के पास खड़ी है और दूसरी तारीख 6 महीने बाद मिलेगी, उस दूसरी तारीख में भी आपको जज के पास जाना है। लेकिन ये जो 2 तारीख है जिसके बीच में 6 महीने का गैप है, उस 6 महीने के गैप में 2 छोटी छोटी तारीख दी जाएगी, उसमें काउंसलिंग होती है। और ये 2 तारीख के बीच में अगर काउंसलर को ऐसा लगता है कि ये दोनों का केस बहुत ही रिस्की है, दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे, तो वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा हैंड रिटन या तो फिर कंप्यूटर पे, जो भी है। वो जज को जो 6 महीने के बाद वाली तारीख है उस तारीख के पहले वो भेज देगा। मैं आपको वापस समझाता हूँ। पहली तारीख हुई और दूसरी तारीख, दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर है। और 6 महीने के अंदर अभी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीना हो गया। फरवरी और मार्च में काउंसलिंग हो गई जो, और ये फरवरी और मार्च में आपको जज के पास नहीं जाना, काउंसलर के पास जाना है। वो अपना रिपोर्ट बना देगा और वो जज को भेज देगा। रिपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में सुलह हो गई है, वो लोग को डाइवोर्स कंटिन्यू नहीं करना है, तो जज जो है वो डाइवोर्स जो है वो डिसमिस कर देगा, बोलेगा कि आप साथ में रहो, ऑल द बेस्ट। लेकिन काउंसलर को ऐसा लगा कि भाई ये लोग साथ में नहीं रह पाएंगे और साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो वो बोल देगा कि भाई ये लोग का साथ में रहना पॉसिबल नहीं लग रहा, और जज को बोल देगा कि प्लीज कंटिन्यू द डाइवोर्स डिक्री। यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने के अंदर ये प्रोसीजर हो गया। जो दूसरी तारीख है जो 6 जून में दी गई है, 6ठे महीने पे, उस तारीख के पहले वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पहुंच जाएगा। जज उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, जज को लगेगा कि हाँ जाने दो, डाइवोर्स दे देते हैं, तो डाइवोर्स डिग्री पास हो जाती है। नाउ विद इन दैट अबाउ 6 months 2 dates विल बी गिवन। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, द काउंसलर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्टीज एंड ऑन सेकेंड डेट ऑफ द काउंसलिंग द काउंसलर विल प्रिपेयर रिपोर्ट। समझ में आ रहा है बात। 6 महीने का गैप है, 6 महीने के गैप के अंदर 2 तारीख होगी छोटी छोटी, उसमें काउंसलिंग होगी। वो 2 तारीख के बीच में काउंसलर डिसाइड करेगा कि साथ में रह सकते हैं हस्बैंड या नहीं, है ना। तो वो अपना रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट जो है वो कोर्ट रूम के अंदर भेज देगा या तो कोर्ट के डिपार्टमेंट में भेज देगा, स्टेटिंग दैट देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एंड ऑन द मेन डेट मतलब क्या, जो 6ठे महीने पे जो तारीख पड़ी ना जिसमें आपको जज के पास जाना है, उसको मेन तारीख बोलते हैं, जिसको मैटर का तारीख बोलते हैं। अब तक जो था वो काउंसलिंग चल रहा था, 6 महीने के बीच में 2 तारीख गिरी, वो 6 महीने की जो छोटी छोटी तारीख थी 6 महीने के बीच में, उसमें काउंसलिंग हो गया। अब 6ठे महीने की जो मेन तारीख है, ठीक है, जनवरी में पहली तारीख थी,
जून में 6 महीने के बाद जून में तारीख आई, ये दोनों के बीच में 2 तारीख थी, काउंसलिंग हो गई। अब वो जो जून में जो दूसरी तारीख मिली है, उस तारीख को जज जो है वो आपको डाइवोर्स डिक्री दे सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस तारीख को जो 6 महीने बाद मिली है, उसमें आपको क्लेम एफिडेविट या तो सेकेंड मोशन एफिडेविट भी बोलते हैं, वो आपको फाइल करना है। बाकी जो सपोर्टिंग पेपर्स है, डॉकेट है, ये है वो है, साइन करके अफर्मेशन करवा के आपको फाइल कर देना है कोर्ट रूम में। और ये जो एफिडेविट है वो हस्बैंड का अलग होना चाहिए, वाइफ का अलग होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी को अपना अपना एफिडेविट बनाना है। और आपको इस केस में एक एडवोकेट रखोगे तो भी चलता है, 2 रखने की जरूरत नहीं है। रखते हो तो भी चलेगा, नहीं रखते हो तो चलेगा। एक एडवोकेट दोनों हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द डिक्री, मतलब यहां पे क्या होता है, एफिडेविट ऑफ फॉर सेकेंड मोशन डाले, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एफिडेविट फॉर सेकेंड मोशन, या आपने जून में फाइल किया, 6 महीने बाद की जो तारीख थी, उस तारीख में आपको डाइवोर्स डिक्री ओरली मिल जाती है। लेकिन जज क्या करेगा, जज अपने चेंबर में जाएगा, कंप्यूटर को ओपन करेगा, उसमें टाइप करेगा डिक्री कि दोनों पार्टी का नाम ये है, यहाँ रहते थे, यहाँ मैरिज हुआ और साथ में नहीं रह सकते, ऐसा करके डिक्री बनती है, ऑर्डर बनता है, जजमेंट बनता है। तो उस जजमेंट को टाइप करने में टाइम लगता है, क्योंकि जज के पास सिर्फ आपका केस नहीं होता, उनके पास बहुत सारे केस होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो वो उनका एक शेड्यूल होता है। तो जनरली 2-3 मंथ लगता है। उसके बाद आप सर्टिफाई कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो था वो पूरा कोर्ट प्रोसीजर था दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं, कैन अ कंटेस्टेड डाइवोर्स पिटीशन बी कन्वर्टेड इन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यस, मेरे पास एक केस आया था जहां पे रेगुलर डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों को रेगुलर डाइवोर्स नहीं, म्यूचुअल कंसेंट में जाना है, क्योंकि वो खर्चा भी बचाता है और जल्दी हो जाता है। तो वो पिटीशन को कंसेंट टर्म डाल के पूरा कन्वर्ट कर दिया था रेगुलर में से म्यूचुअल कंसेंट में। जैसा होता है उसमें क्या होता है, आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ता है जज को कि हमको सो एंड सो रीजन की वजह से हम लोग को रेगुलर डाइवोर्स जो इस कोर्ट में चल रहा है उसको म्यूचुअल में कन्वर्ट करना है। तो जनरली कोर्ट जो है वो परमिशन दे देती है, क्योंकि जज के लिए भी वो ईजी पड़ता है म्यूचुअल कंसेंट को चलाना, क्योंकि 4-5 तारीख में आपका पूरा जजमेंट आ जाता है। रेगुलर में बहुत टाइम लगता है, 4 साल 5 साल, क्योंकि उसमें आपको विटनेस बुलाने पड़ते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस एक एप्लीकेशन देना है, वो एप्लीकेशन अलाउ हो गया तो आपको वो जो पिटीशन है उसी पिटीशन को अमेंडमेंट करना है। मतलब आपका जो रेगुलर डाइवोर्स कोर्ट में चल रहा था ना, उस कोर्ट की केस फाइल में आपको एक म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन ड्राफ्ट करना है, उसका प्रिंट लेके उसको पर रख देना है, स्टिचिंग करके जो भी है, या तो आप स्टेपलर भी मार सकते हो या स्टिचिंग भी कर सकते हो। जज वो पढ़ेगा और बाद में जितने भी एफिडेविट है वो फाइल कर सकते हो आप, और जज जो है वो आपको डिक्री आराम से दे सकता है। तो बस इस वीडियो का कंटेंट जो है आपको अच्छा लगा है, यही मेरा एक इंटेंशन था कि मैं आपको बताऊं कि आपको अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है तो किस तरीके से ली जाता है और आपको उसकी क्या प्रोसीजर है। ये सारी प्रोसीजर जो है वो रियल लाइफ प्रोसीजर है दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद फॉलो किया था, खास करके ये जो ब्लू वाला जो है। तो यही एक चीज़ थी कि लोगों को डाइवोर्स के बारे में पता होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि अगर आपको रेगुलर डाइवोर्स में नहीं जाना, इतना खर्चा नहीं करना है, तो आप डाइवोर्स या म्यूचुअल कंसेंट भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। शुक्रिया।